नमस्कार, न्यूज 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। बिहार लोकसभा सीट को लेकर एनडीए में अभी भी पेच फंसा हुआ है। दरअसल चिराग पासवान 6 सीटों की मांग कर रहे हैं और इस बीच खबर ये भी है कि बीजेपी उन्हें 5 सीट दे सकती है, क्योंकि बीजेपी उन्हें एनडीए में बनाए रखना चाहती है। तो इन सबके बीच सवाल ये उठता है कि अगर चिराग पासवान को 5 सीटें मिलेगी, तो फिर क्या चाचा पशुपति पारस को सिर्फ 1 सीट मिलेगी? तो चलिए इन्हीं सब बातों पर आज विस्तार से चर्चा करते हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे एसोसिएट एडिटर अमिताभ ओझा जी, बीजेपी प्रवक्ता राकेश पोद्दार जी, आरएलजेपी प्रवक्ता चंदन सिंह जी, कांग्रेस प्रवक्ता शशि कुमार चुन्नू जी, आरजेडी प्रवक्ता प्रमोद सिन्हा जी। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल राकेश पोद्दार जी से ही ले लेते हैं। राकेश पोद्दार जी, क्या बीजेपी 5 सीटें देगी चिराग पासवान को? तो फिर क्या चाचा 1 सीट पे ही सिमट के रह जाएंगे? सबा जी, ऐसा नहीं है। जी। आज हमारे यहाँ दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, राष्ट्रीय परिषद की बैठक है, कोर कमेटी की बैठक है, सारे बैठकें चालू हैं और बैठक के ही उपरांत पता लगेगा कि उनको कितना सीट मिलेगा। लेकिन हम लोगों में कोई मतभेद नहीं है। जो जितना मिलेगा सभी लोग मिलकर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार को विकसित करना है, देश को विकसित करना है। उस पर हम लोगों का आगे बढ़ना है और संकल्प है कि विकसित भारत कैसे बने, उस पर हम लोगों ने संकल्प ले चुके हैं। और एनडीए के जितने भी साथी हैं सब एकत्रित हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत को बदलना है, भारत को आगे बढ़ाना है और हम लोग आपस में ऐसा कोई बात नहीं है। जी। चंदन जी, अगर 1 सीट मिलेगी आप लोगों को तो क्या खुश है इससे आप लोग? अब सभा जी, आप लोग पत्रकार हैं और कयासों के बाजार बराबर आप लोग गर्म रखते हैं, लेकिन हकीकत क्या है और क्या पर चंदन भारतीय जी, जनता कयास पार्टी जो हम लोग लगाते हैं वो सच भी निकल जाता है। कभी और कभी सिर्फ हम तुक्का लग कयास जाता नहीं है। लगाते, कुछ ना कुछ सुनने मिलता है तभी हम कहते हैं। देखिए सभा जी, भारतीय राजनीति में गठबंधन के सहयोगियों के लिए सीटिंग गेटिंग गो का फार्मूला एक है और अभी तक किसी भी राजनीतिक दल ने इसको नकारा नहीं है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हों, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी हों, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी हों, सबके समक्ष यह पता है कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी 2014 से बहुत ईमानदारी और निष्ठा से है और पूरे एनडीए गठबंधन जितना देश भर में है, हमारी निष्ठा सबसे ऊपर है, सबसे मजबूती से हम हैं। तो हमने तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी के समक्ष अपने सभी सांसदों का फिजिकल परेड भी करा दिया है और सांसदों का टिकट कटता नहीं है सभा जी। हमको पूर्ण यकीन है कि हमारे साथ 5 सांसद हैं और पांचों सीट हमको मिलेंगी, ये हमको आश्वासन भी मिला है। तो आने वाले समय में आप 14 तारीख को देखिएगा, मुख्यमंत्री जी का दिल्ली पदार्पण हो चुका है और जिस समय ये सीटों की घोषणा होगी, आप देखिएगा कि हमको हमारा वाजिब जो हक है वह एनडीए की तरफ से मिलेगा। हमको पूर्ण यकीन है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। जी, चलिए ठीक है। प्रमोद सिन्हा जी से सवाल ले लेते हैं। प्रमोद सिन्हा जी, आप लोग जो इरादा लेके चल रहे हैं तेजस्वी यादव जी के लिए, क्या वो पूरा होगा? देखिए सभा जी, विधानसभा में ही हमारे आदरणीय नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि जो झंडा भाजपा के खिलाफ माननीय मुख्यमंत्री जी लेकर चले थे, उन्होंने बीच में वो झंडा छोड़ दिया। उस झंडा को लेकर के हम, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहा कि उस झंडा को लेकर के हम अब जनता के बीच में जाएंगे और देश से भाजपा को भगाएंगे। उसके अलावा आप देखिए, अभी जो है मुद्दा बनाम मोदी की लड़ाई। देश में जितनी समस्याएं हैं, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, गरीबी हो, भूखमरी हो, इन समस्याओं को लेकर के जनता के बीच में जाने का काम आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी कर रहे हैं। उसके साथ साथ आप देखिए कि लोकतंत्र को बचाने की मुहिम है, संविधान को बचाने की जो मुहिम है, उसमें उस ध्वज को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और उस ध्वज को लेकर के जो जब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो देश की जनता का जो है जन समर्थन हम लोगों के साथ मिल रहा है। आप 2020 के भी चुनाव में आप देखे थे कि जिस प्रकार तेजस्वी यादव जी ने कार्रवाई, सच्चाई,
रोजगार, इन सब मुद्दों को लेकर के आगे बढ़े थे, उन पर बिहार की जनता ने मुहर लगाने का काम किया था और बिहार में नंबर 1 पार्टी राष्ट्रीय जनता दल को बनाने का काम किया था। तो जो चंद सवाल पिछले 10 वर्षों से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बिहार में भी आप देखिए लगभग 15 वर्षों से एनडीए की सरकार है, फिर भी आज आप देखिए कि स्थिति पूरे देश में क्या है, किस प्रकार का वातावरण बना हुआ। उस वातावरण से देश को निकालने की मुहिम है और हम अपनी विचारधारा पे डटे हुए हैं, अपनी विचारधारा को लेकर के एकजुट है, इंटैक्ट हैं और उसी पे काम कर रहे हैं। चलिए ठीक है, शशि कुमार चुन्नू जी, क्या लगता है आप लोगों का मकसद पूरा होगा? आप लोगों ने तो ऑफर भी कर दिया है चिराग पासवान जी को सीटों का। देखिए, आज देश की हालात जो है, बेरोजगारी चरम पे है, महंगाई रोज प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। इस हालात में हम लोग के लिए महत्वपूर्ण है कि कैसे इस देश किया जाए, युवाओं को रोजगार दिया जाए, और इसमें सीट मायने नहीं रखता है। मायने रखता है कि किस तरीके से मोदी सरकार को, जो 10 सालों से बेरोजगारी के नाम पे जो सरकार आई हो, जो रोजगार देने की वादा करके सरकार 10 सालों से है और आज भी सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करती हो, तो हमारे लिए सीट की संख्या कोई मायने नहीं रखता। महागठबंधन एकजुट 40 सीट पे चुनाव लड़ेगा और महागठबंधन के नेता सभी 40 सीट जीतने के लिए चुनाव लड़ेंगे। तो जो चिराग जी भी सब जानते हैं, चिराग जी भी जो बोल ही दिया गया है, अगर उनको आना होगा तो गठबंधन में स्वागत है। अगर वो भी आ गया गठबंधन में, फिर आप लोग क्या करेंगे? कितनी सीटें लेंगे आप लोग? क्योंकि शायद 8 बताएगा, फिर महागठबंधन भी अपनी सीटों की मांग रखेंगे और फिर आप लोगों का क्या बनेगा? फिर कुछ तो सोचा होगा ना आप लोगों ने। नहीं, हम लोग पहले ही बता दिए कि ये 40 सीट महागठबंधन एकजुट से लड़ेगा और इसमें कोई संख्या मायने नहीं रखेगा हम लोग के लिए। अगर कोई आपको स्वागत है, कोई भी आए, देश हित में आए, बिहार हित में आए। चिराग पासवान जी का कल का जो सभा हुआ था, उनका भाषण सुनिएगा, तो उसमें उन्होंने हर रूप से बता दिया था। एक तरफ से नीतीश जी को आईना दिखाने का काम किया, बेरोजगारी पे, अपराधीकरण पे, सब चीज पे चिराग जी ने बोला। तो चिराग जी अगर देखते हैं बिहार हित में जो निर्णय लेंगे, तो हम लोग देखेंगे, फिर उस परिस्थिति में तय होगा। चलिए ठीक है, राकेश पोद्दार जी, एक और खबर है कि नीतीश कुमार जी तो बाद में आने वाले थे, लेकिन उन्हें आज ही फौरी तौर पे बुला लिया गया। तो क्या डील फाइनल होने वाली है एनडीए की? इसमें डील की बात क्या होगी? डील तो होता ही नहीं है, राजनीति सीटों को डील नहीं लेकर, होती। सीटों को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको भी तो मानना पड़ेगा, सीटों को लेकर तो पेच तो फंस ही रहा है। कहीं पेच नहीं फंस रहा है, पेच फंसने, सब्बा जी, कहीं पेच नहीं फंस रहा है, पेच फंसने की बात ही नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी वो गए थे विदेश में, जो बिहार की कुछ कॉलेज या यूनिवर्सिटी की जो प्रोग्राम लेके गए, तो उस प्रोग्राम को लेके गए और वहां से आके बिहार की विकसित की बात कर रहे हैं। और दूसरी बात भी भाई साहब भी बोल रहे थे कि इस देश में अगर किसी ने राजनीति की, इन लोगों ने 60 साल तुष्टीकरण की राजनीति की, जनता का जनादेश लिया, इन्होंने तुष्टीकरण की, जनता का जनादेश लिया तो इन्होंने परिवारवाद की, जनता का जनादेश लिया इन्होंने भ्रष्टाचार किया, जनता का जनादेश लिया तो इन्होंने जातिवाद की। तो इस सब लोगों से हटकर हमारा देश तुष्टीकरण नहीं, शक्तिकरण, राष्ट्र शक्तिकरण की ओर जा रहा है। और हम लोगों ने वादा किया है कि विकसित भारत बनाना है 2029 से लेकर 2047 तक, जो आने वाला समय अभी 24 चल रहा है, और 5 साल हम लोग 2029 तक देश के तीसरे आर्थिक स्थिति मजबूत करने का वादा 2 करोड़ रोजगार का भी हुआ था। अरे भाई शशि जी, आपके पास भी आएंगे, बोलिए राकेश। और इन्होंने अभी कहा भुखमरी से देश परेशान। मैं कहना चाहता हूं, भुखमरी 80 करोड़ जनता को हम राशन देने का काम कर रहे हैं, उनके घर पहुंचाने के काम कर रहे हैं, उसमें से 24 करोड़ गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। उसके बाद इन्होंने कहा संविधान की बात कर रहा हूं, बाबा साहब के संविधान जिस तरह था उसी तरह है, और लोकतंत्र के हिसाब से बाबा साहब के संविधान के अनुसार बाबा साहब की मूर्ति भी हम लोगों ने ही बनाया है। आपने संसद भवन के अंदर एक बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगाया, और 5 तीर्थ बनाने का काम हम लोगों ने ही किया। तो इस पे भी आप ना ही बोले तो अच्छा है। और रहा आपने रोजगार की बात का, हम लोगों ने 3.5 करोड़ लोगों को आत्मनिर्भर किया, 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी दी, 1 करोड़ लोगों को प्राइवेट सेक्टर में नौकरी मिला, यानी टोटल मिला के 5.5 करोड़ लोगों को हम लोगों ने नौकरी और रोजगार देने का काम किया। कोरोना काल के बाद लगभग 35% लोग आत्मनिर्भर हुए। तो इन्होंने बात कही महंगाई की बात। आज महंगाई की दर
4.6 पॉइंट है, और इनके समय में 2014 में इन्होंने जो छोड़ के गया था वो 11 कुछ पॉइंट पे था। तो उस पर बात ही मत करें। और आप लोगों का जो देश के अंदर है कि सोनिया गांधी चाहते हैं कि किस तरह मेरा बेटा देश का प्रधानमंत्री बन जाए, लालू जी चाहते हैं कि किस तरह हमारे बिहार में मेरा बेटा मुख्यमंत्री बन जाए, अखिलेश यादव चाहते हैं कि हम किस तरह हो जाए। और हम दूसरी बात पे आते हैं। एक और बात कहना चाहता हूं, आज इस बात को इंडी गठबंधन कहे, बताए कि अरविंद केजरीवाल का समझौता आपके दिल्ली में है और लेकिन पंजाब में आपका समझौता नहीं है, तो कैसा समझौता है? ममता बनर्जी कह रही है हम अकेला चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो कैसा समझौता इंडी गठबंधन है कहां? वहां पे आप चले जाइए तमिलनाडु में, वहां का हमारा समझौता कांग्रेस के साथ नहीं है। तो भैया आपके साथ समझौता किसके साथ समझौता है? आप हमारे इधर झांकिए ही मत। हमारा एकदम एनडीए गठबंधन मजबूत है और सभी लोग चाहते हैं कि देश में शक्तिकरण हो, तुष्टिकरण नहीं, शक्तिकरण हो। भारत कैसे मजबूत बने उसमें हम लोगों का ध्यान है। हम लोगों को सीट और सीट बंटवारे से कोई चिंता नहीं है। आप अपने गिरबान में झांक के देखिए किस तरह उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कह रही है कि हम 20 सीट पर लड़ेंगे, 30 सीट पर लड़ेंगे। तब भैया आप अपने घर में देखिए, हमारे घर में झांकने की जरूरत नहीं है, हमारा घर बिल्कुल मजबूत है। चलिए ठीक है राकेश जी। प्रमोद जी, उसके बाद शशि जी आपके पास आते हैं। बोलिए प्रमोद जी, क्या कहना चाहते हैं? सभा जी, अभी इन्होंने कहा कि परिवारवाद, जातिवाद, तुष्टीकरण, और उसके अलावा इन्होंने कहा कि हम 80 करोड़ जनता को 5 किलो अनाज दे रहे हैं। तो परिवारवाद पर आप देख लीजिए कि बिहार में अभी 8 मंत्री को शपथ दिलाया गया, मंत्री को, उसमें 4 जो है परिवारवाद की उपज है। अगर शौकनी चौधरी जी के बेटे को डिप्टी सीएम ये लोग बनाते हैं, वो परिवारवाद नहीं है। लेकिन अगर एक पूर्व मुख्यमंत्री अपने बेटे को बनाते हैं तो परिवारवाद। अरे भैया इन्होंने मेहनत किया, अरे इन्होंने मेहनत किया। राकेश जी शांति से सुनिए, आपको मौका जब मिलेगा तो आप अपनी बात रखिएगा। जब एक पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी के बेटे को इन्होंने अपने मंत्रिमंडल में मंत्री बनाया, वो परिवारवाद नहीं है। अमित शाह के बेटे जय शाह परिवारवाद नहीं है। ठाकुर प्रसाद जी के बेटे रविशंकर प्रसाद जी नहीं है। आर.के. सिन्हा के बेटे ऋतुराज सिन्हा जी नहीं है परिवारवाद। नवीन किशोर सिन्हा के बेटे नितिन नवीन नहीं है परिवारवाद। सीपी ठाकुर जी के बेटे विवेक ठाकुर जी नहीं है परिवारवाद की उपज। कितने नाम हम गिनाए बताइए? एक लंबी लिस्ट हो जाएगी। आपका 1 घंटा का जो डिबेट है वो सिर्फ परिवारवाद पर चर्चा करेंगे तो ये ठीक है, फिर पड़ जाएगा। शशि जी के जवाब ले लेते हैं। लेकिन अभी तो सिर्फ हम परिवारवाद पर बोले हैं। अभी पालीगंज में जो जनसभा हुआ, ये लोग बोलते हैं जातिवाद। असली जातिवाद तो करने का ये लोग काम करते हैं। आप देखिए कि उस जो जनसभा हुआ उसका क्या नाम था। और तुष्टीकरण की राजनीति पूरा देश जानता है कि भाजपा सबसे बड़ी तुष्टीकरण की राजनीति करने का काम करती है। और जहां तक एक सेकंड में जवाब देते, 80 करोड़ इन्होंने 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देने का काम किया। ये इस बात का सबूत है कि देश में भूखमरी कितनी ज्यादा मात्रा में है, देश में गरीबी कितनी बड़ी है। 140 करोड़ की आबादी में अगर 80 करोड़ लोग सरकार के 5 किलो अनाज पर अगर निर्भर है तो आप समझ सकते हैं कि देश की वस्तु स्थिति क्या है। चलिए ठीक है शशि जी। भाजपा को महंगाई पे बोलने का कोई अधिकार नहीं। आप 14 का ही उठा लीजिए, क्या हालात था। 400 रुपए में सिलेंडर मिलता था। आज शायद हो सकता है सिलेंडर के बात हम करें तो कुछ लोग बोल सकते हैं कि मेरे घर में सिलेंडर का यूज ही नहीं होता है। आज लहसुन का कीमत क्या है पूरा देश जानता है। हमको लगता है सीट नहीं, लहसुन 400 पार चला जाएगा। आज चीनी का कीमत क्या है, तेल का कीमत क्या है। 14 का रिपोर्ट उठा लीजिए। आदरणीय चंदन जी सुन लिया जाए। आज महंगाई का हालात क्या है कि जो अरहर का दाल होता था, दाल क्या कीमत रहता था, आज दाल का कीमत जाके पता लगा ले। अब हम लोग एक बात और बता दीजिए, क्या आप लोग 40 में 40 पार करने वाले हैं बिहार में? हम उसी पे आ रहे हैं, पहले इनका जवाब तो दे दें। महंगाई पे आ गए, अब बेरोजगारी की हालत आपको बता रहे हैं। कोई एक सेक्टर 10 साल में बता दें जिसपे 2 लाख से ज्यादा बहाली निकला हो। एक बहाली इन लोगों ने निकाला था रेलवे ग्रुप डी का, एक रेलवे ग्रुप डी का बहाली निकला था, आज तक रिजल्ट नहीं आ पाया। 19 का बहाली है। ये हालात पहले दुनिया वाला पे जाइएगा। पहले आपकी कांग्रेस की विधायिका आपके प्रदेश अध्यक्ष पे आरोप लगाइए, उस पर बताइए कुछ। चंदन जी ठीक है। शशि जी मुद्दे पे आ जाते हैं। शशि जी आज का जो टॉपिक है डिबेट का उसी पे रहते हैं, प्लीज बताइए 40 में से 40 पार कर पाएंगे आप लोग?
देखिए 40 का हालात ये है बिहार में कि हम लोग पहले ही बता रहे हैं कि महागठबंधन पूरी एकजुटता से चुनाव लड़ेगा। 2020 का ही इलेक्शन देख लीजिए, अगर नीतीश जी और क्या खेला हुआ था, अगर नहीं हुआ रहता तो आज बिहार की हालात क्या रहती, अलग रहता। हम लोगों ने जो 17 महीना में काम करके दिया है, उस पे भरोसा है कि बिहार की जनता हम लोग को वोट देगी और हम जीतेंगे, 40 में 40 ये सीट भी तो जीतेंगे। आ रहा है कि नीतीश कुमार के जाने के बाद भी आप लोगों को उतना कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप लोग इंडिया गठबंधन फिर भी मजबूत है। हम लोग तो दिखाए तो नीतीश जी को एक कि काम तरफ कैसे होता है। इनके एक नेता तरफ नीतीश जी कांग्रेस के नहीं है, राष्ट्रीय नहीं, जनता नहीं, दल के हैं। तेजस्वी एक प्रसाद एक यादव 4-4 विभाग संभालते हैं, और जब राहुल गांधी पटना आते हैं तो पूछा जाता चंदन है जी, कि मंत्री बना चंदन जी, दें, इसके बाद मंत्रियों को नहीं बनाया गया है इनको। एक मंत्री चंदन लोगों जी, इसके बाद आपके पास 8 विभाग लोग चला रहे हैं, 8 विभाग लोग चला रहे हैं। 17 महीना में बहुत काम किया, 17 ठीक है, महीना में ठीक है। विभाग में से विभाग का उगाही बंटवारा किया भी है नहीं लोग, हुआ है, जिसका एक जांच महीने हो से रहा ज्यादा है। समय ठीक है हो गया। चंदन जी, सारा प्लीज विधायक प्लीज इनका छोड़ कर जा समझ रहा नहीं है। आया किसी को भी कुछ। चंदन जी, इसके बाद आपके पास ही आएंगे सीधे। बोलिए शशि जी। आज हालात क्या है बिहार का, आप देखिए अपराधी किस तरीके से, अपराधी का बोलबाला है, लूट हत्या लगातार हो रहा है। और इन्होंने, चंदन जी ने ठीक बोला कि 4 विभाग, आज तो आपके मंत्री 8 विभाग लिए हुए हैं। 2 महीना होने को है, मंत्रालय का विस्तार नहीं हो रहा है, निश्चिंत रहिए। मंत्रालय का विस्तार नहीं हो रहा है। वालों का जवाब दे दीजिए, 40 में 40 कितना पार लगाएंगे? 40 में क्योंकि 40 नीतीश कुमार के नहीं हम तो मजबूत है। देखिए बिहार की जनता जो 17 महीना का हम लोग को सेवा का मौका मिला, उसमें हम लोगों ने काम किया, रोजगार दिया। जो नीतीश जी 17 सालों में नहीं किया था, वो हम लोग 17 महीना में किए। और हमको भरोसा है कि बिहार की जनता हमारे साथ रहेगी और हम ज्यादा से ज्यादा सीट जीतेंगे। चलिए ठीक है चंदन जी। प्रमोद जी आपके पास आएंगे इसके बाद। चंदन जी, अगर अगर चिराग पासवान जी को 5 सीटें मिल जाती है तो क्या आप लोग बड़ा दिल दिखाएंगे? देखिए सभा जी, क्योंकि आप लोग का मकसद भी एक ही हो गया, एनडीए गठबंधन को जीत दिलाना, तो कुर्बानी दे देंगे आप लोग? सभा जी, कल के चिराग पासवान का जो वैशाली में भाषण हुआ, अगर उसको आप डिकोड कीजिएगा तो सीधा वो बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को आंख दिखाने वाला था। देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अभी बिहार के 3 जिलों में उन्होंने सभा किया, औरंगाबाद, बेगूसराय और बेतिया, और हजारों करोड़ का जो योजना बिहार को मिला, जिसका लोकार्पण, शुभारंभ और शिलान्यास किया गया, उसको भी वो धत्ता बताते हुए वो भाषण दिए। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का और यशस्वी गृह मंत्री जी का विकसित बिहार का संकल्प है, और चिराग पासवान ने कहा कि दल कोई भी हो, गठबंधन कैसा भी हो, वो सिर्फ लूटने का काम किया गया है। तो बिहार में अगर 2005 के बाद आप देखिए तो महज 3 साल के लगभग राष्ट्रीय जनता दल रही है, और कोई अंधा भी कह सकता है कि बिहार में विकास हुआ जिसके परिनेता नीतीश कुमार जी रहे हैं, और काम हुआ है। तो चिराग पासवान ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और जदयू के नेताओं को सीधे लुटेरा कह दिया। ये साधारण भाषण नहीं है। इस भाषण को मैं बराबर आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि चिराग पासवान एनडीए में रहकर इंडिया गठबंधन के लिए काम कर रहे हैं। जब चिराग पासवान कहते हैं कि मुझे प्रधानमंत्री बहुत सम्मान करते हैं, दुलार करते हैं, पिता स्वरूप वो हैं, तो उनको सोचना चाहिए कि वो इस गठबंधन में हैं, और गठबंधन धर्म की मर्यादा होती है। गठबंधन धर्म में आप अपने मुख्यमंत्री को आप इस तरीके से जलील नहीं कर सकती है भरी सभा में। और देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का कहीं कोई जिक्र नहीं। हजारों योजना ऐसी चल रही है जो वैशाली की धरती पर उतरा हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी वैशाली को समृद्ध करने के लिए कृत संकल्प हैं, और वहां पर उस मंच पर माननीय प्रधानमंत्री के बारे में एक भी शब्द न कहना, और कहना कि मेरा जो है गठबंधन जनता के साथ है। जनता के साथ आपका गठबंधन रहता तो कुशेश्वर स्थान और तारापुर का उपचुनाव आप जमानत जब्त होता। गठबंधन आपका जनता के साथ रहता तो क्या विधान परिषद की 6 सीटों पर आपका जमानत जब्त होता। 2020 में इस गठबंधन को हराने के लिए आपने 136 सीट पर चुनाव लड़ा, और 135 सीट पर चुनाव आप जमानत जब्त हो गया। एक मटिहानी से राजकुमार सिंह जीते, वो भी इनके अहंकार की वजह से
जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता ले लिए। हमारे साथ वैसे ही हुआ। हमारे 5 सांसदों ने लोकसभा में आदरणीय ओम बिरला जी के समक्ष गुहार लगाकर नेता सदन के पद से इनको हटाया। तो आप एनडीए में कहते हैं कि हम हैं, और बिहार के मुख्यमंत्री जो एनडीए के अब नेता हैं, उनको आप जलील कीजिएगा। गठबंधन इसको स्वीकार नहीं करेगा। आप हाजीपुर देखिए, हाजीपुर तो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी अपने जीवित रहते, जब वो राज्यसभा में चले गए तो अपने अनुज आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी को वो राजनीतिक वारिस सौंप के गए और चिराग पासवान को जमुई से स्थापित किए। ये तो पूरे दुनिया के सामने है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्नेह दिखाया और अपने कैबिनेट में हमारे नेता को मंत्री बनाकर पूरे 5 साल रखा। आप उस हाजीपुर पर अतिक्रमण करना चाहते हैं? क्या गठबंधन इसकी इजाजत देगा कि गलत परंपरा की शुरुआत हो? कल को कोई भी गठबंधन का सहयोगी उठेगा, कहेगा बनारस मेरा सीट है, कोई कहेगा नालंदा मेरा सीट है, तो ये तो एक गलत परंपरा की शुरुआत हो जाएगी। और इसी समय इस जो गलत परंपरा शुरू कर रहे हैं नेता, इनको गठबंधन से बाहर करके एक अच्छा मैसेज कार्यकर्ताओं में दिया जाए। क्योंकि बिहार में लाखों एनडीए के कार्यकर्ता हैं और उनमें एक भ्रम की स्थिति फैल रही है कि चिराग पासवान एनडीए का विरोध कर रहे हैं। कभी दिखाते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल से इनको ऑफर आ रहा है, राष्ट्रीय जनता दल के नेता का साधुवाद कर रहे हैं इनके प्रदेश अध्यक्ष। वही राष्ट्रीय जनता दल जो गांधी मैदान में मेरे प्रधानमंत्री पर अभद्र भाषा का प्रयोग किए, हिंदू होने पर भी प्रश्न उठाया गया, परिवार पर प्रश्न उठाया गया, और चिराग पासवान की पार्टी ने इसका विरोध तक नहीं किया बल्कि साधुवाद करती रह गई। वो छद्मवेशी हैं चिराग पासवान, और एनडीए को घात पहुंचाने के लिए इस गठबंधन में है। 14 तारीख को जब सीटों की घोषणा होगी, सभा जी आप देखिएगा कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जिस निष्ठा और ईमानदारी से 2014 से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में है, इसका हमको भरपूर इनाम मिलेगा। जी, यानी कि बीजेपी का जो भी फैसला होगा आप लोगों को वो मंजूर होगा, चाहे सीटों में सेक्रीफाइस ही क्यों न करना पड़े। में है, हम बिल्कुल मंजूर करेंगे। जी चलिए ठीक है। राकेश पोद्दार जी, ये बात तो सही है कि चिराग पासवान एक तरफ प्रेशर पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ जब पीएम मोदी की रैली थी तो वो किसी रैली में भी शामिल नहीं थे। क्या चाह क्या रहे हैं चिराग पासवान? राकेश जी, चलिए राकेश जी, कुछ इशू हो गया नेटवर्क का शायद, तब तक प्रमोद जी कुछ कहना चाह रहे थे। जी प्रमोद जी। देखिए, जिस प्रकार से रविचंद्रन जी बोल रहे थे, तो हमें तो लगता है कि एनडीए में जो है कहीं भी ठीक ठाक नहीं है, आपस में तनातनी है, सिरफुटौल की स्थिति बनी हुई है। और चंदन जी एक बात बोले कि आदरणीय रामविलास पासवान जी महान नेता थे, हम लोग भी उनको एक बड़े समाजवादी नेता के तौर पे मानते हैं। एक बात बताइए कि जिस समय उनका मकान खाली कराया जा रहा और उनके सामान के साथ उनका चित्र भी सड़कों पर फेंक दिया गया था, उस समय चंदन जी ने क्यों प्रतिकार नहीं किया? कि हमारे आदरणीय नेता, ठीक है ये अलग बात है कि चिराग पासवान जी अलग हो गए, पशुपति पारस जी अलग हो गए, लेकिन ये एक अहम सवाल है कि रामविलास पासवान जी का जब चित्र सड़कों पर फेंका गया था, उनके सामान को फेंका गया था, उस समय इन लोगों ने क्यों नहीं आवाज उठाया था और प्रतिकार किया था? ये बहुत बड़ा सवाल उठता है आज के डेट में। चलिए ठीक है, इसका जवाब चंदन जी से ही ले लेते हैं। चंदन जी देखिए सभा जी, अगर कोई ए टाइप के बंगले में है और जब वो इस दुनिया में नहीं है, तो चिराग पासवान कहीं से भी एलिजिबल नहीं थे कि 12 नंबर बंगले में वो रहें। इसके लिए वो हाईकोर्ट भी गए थे, वहां भी वो हार गए, केस हार गए। उसके बाद उनको 3 बार उनको समय उनका बढ़ाया गया कि अब खाली कीजिए, अब खाली कीजिए, और बराबर उनको नोटिस मिलता रहा। लेकिन चिराग पासवान उसके बावजूद वो बंगला खाली करने के लिए तैयार नहीं थे। अपना सामान, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का सामान और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति स्वयं वो फेंके, और उसके बाद पटना एयरपोर्ट पे उतरकर भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के बारे में उन्होंने क्या क्या कहा है,
ये आपके रिकॉर्ड में है, मीडिया साथियों के रिकॉर्ड में है, और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं का नाम भी उजागर करने का धमकी चिराग पासवान दे चुके हैं। जब आप एलिजिबल नहीं हैं उस बंगले के लिए, तो ससम्मान आपको खाली करना चाहिए। उस बंगले का अतिक्रमण करने के लिए और जबरदस्ती उसमें रहने के लिए स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की मूर्ति भी लगाई गई। ये कितना गलत काम था कि भारतीय राजनीति में आप जानबूझकर भाजपा को आप ब्लैकमेल करना चाह रहे थे। उस समय उत्तर प्रदेश के चुनाव थे कि भारतीय जनता पार्टी अगर स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की मूर्ति को तोड़ते हैं तो एक गलत संदेश और मैसेज जाएगा, जबकि उस बंगले के अंदर कोई भी तरह का आप निर्माण नहीं कर सकते हैं, लेकिन चिराग पासवान ने करवाया। तो देखिए ये छद्मवेशी हैं। चिराग पासवान अगर गठबंधन के मजबूत सहयोगी रहते, माननीय प्रधानमंत्री को जिस नेता ने 2020 के बाद ट्विटर पे कभी जन्मदिन का विश नहीं किया हो, हम लोग तो बराबर कहते हैं आपके माध्यम से कि सजग होने की जरूरत है। 2020 को दोहराने की पूरी प्रक्रिया चिराग पासवान ने कर रखी है। 11 लोकसभा प्रभारियों का लिस्ट जारी करने का सीधा संकेत है। 6 लोक जनशक्ति पार्टी की सीटें, 4 जनता दल यूनाइटेड की सीटें, 1 भारतीय जनता पार्टी की सीटों पर अगर कोई लोकसभा प्रभारी नियुक्त करता है तो सीधा संकेत है कि वो बगावत के मूड में है। और चिराग पासवान का इसी बिहार की धरती पर राजनीति में आगमन हुआ है। अगर 2024 में माननीय प्रधानमंत्री जी के विरोध में अगर वो अपनी राजनीति करेंगे तो यही बिहार की धरती, जो चाणक्य की धरती है, उनकी कब्रगाह, राजनीतिक कब्रगाह साबित होगी। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ। चलिए ठीक है, हमारे एसोसिएट एडिटर अमिताभ जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो अमिताभ जी से एक सवाल ले लेते हैं। अमिताभ जी, क्या लगता है आपको, चिराग पासवान चाचा पे भारी पड़ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से वो लगातार जो है अपनी जो जीत पे अड़े हुए हैं, और जो बताया जा रहा है कि कल भी जो आगे की जो बैठक होने वाली थी एनडीए घटक दलों के साथ, उसमें भी बात नहीं बनती दिख रही है। और इस मामले को लेकर अब जो आज जो बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होने वाली है, उसके बाद वाली बैठक में लगभग फैसला हो जाएगा। चंदन जी 2-3 दिन पहले हम लगता है कि चर्चा चल रही थी, तो उन्होंने बताया भी था कि 14 तारीख को शायद घोषणा होगी कि गठबंधन में सीटों के तालमेल को लेकर। उससे पहले चिराग को लेकर देखिए, आज जब नित्यानंद राय पटना से जा रहे थे दिल्ली की ओर, तो उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने बोला कि जो भी एनडीए में घटक दल है, चाहे चिराग पासवान हो या फिर जीतन राम मांझी या फिर उपेंद्र कुशवाहा हो, सबसे बात हो रही है, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाला जाएगा। और इसी को लेकर ये उम्मीद जत रही है, लग रही है। देखिए, चिराग पासवान की जो राजनीति रही है वो एनडीए से बाहर नहीं रही है। एनडीए को छोड़ के उन्हें अगर भले ही महागठबंधन में जाएं, 10 सीटें मिल जाएं, लेकिन जो जीतने वाली सीट होगी वो एनडीए में रहने के बाद ही मिलेगी। ये बात वो भी भली भांति जानते हैं। और रह गई बात की बार्गेनिंग का दौर चल रहा है, आने वाले दिन में हो सकता है कि उस बार्गेनिंग में जो उन्हें मिल जाए, क्योंकि ना एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि बीजेपी पशुपति पारस को भी नहीं छोड़ने जा रही है और चिराग पासवान को भी छोड़ने नहीं जा रही है। बीच का रास्ता जरूर निकलेगा, और मुझे लगता है कि अगले 24 घंटे में ये रास्ता जरूर निकलेगा अभी। बिल्कुल। राकेश जी, आवाज आ रही है आपको? जी राकेश जी, क्या चाह रहे हैं चिराग पासवान जी, आखिर चाह क्या रहे हैं? उन्हें भी पता है कि एनडीए जी, देखिए ऐसा है कि सब मिलकर हम लोग सीटों का बंटवारा कर लेंगे, इसमें किसी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। रही बात सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के साथ ही भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी। इसमें हम लोग किसी को छोड़ने वाले भी नहीं है, सभी हमारे साथ रहेंगे और जितने भी हमारे घटक दल के साथ है सब मिलकर चुनाव के मैदान में जाएंगे, 40 के 40 सीट जीतने में कामयाब होंगे। और रही बात, आज मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि जो आज हमारे राष्ट्रीय जनता दल के लोग बैठे हुए, 1974 की लड़ाई जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन में लड़ा गया था कांग्रेस के खिलाफ। जयप्रकाश जी चाहते थे कि पूर्ण भारत का निर्माण हो, जिसमें दहेज प्रथा, समाजवाद का निर्माण हो। उस राष्ट्रीय जनता दल ने मैदान में उतरे थे, चाहे वो अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, वो सभी लोग लगे। लेकिन आज विचारधाराओं की बात कर रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव जी समाजवादी को छोड़कर, समाजवाद को छोड़कर आज कांग्रेस के साथ चले गए, कांग्रेस के साथ वो गठबंधन में है। तो इन लोगों का महत्वाकांक्षा दिखता है कि ये लोग सिर्फ अपने कुर्सी के लिए ही चुनाव मैदान में जा रहे हैं और इसीलिए ये लोग चुनाव लड़ते हैं, अपने लिए चुनाव लड़ते हैं। इनको जनता से, समाजवाद से कुछ लेना देना नहीं होता। और मैं दूसरी तरफ एक बात और कहना चाहता हूं कि बिहार की विकसित करने के लिए कि हमारे सभी घटक दल एक साथ हैं, सभी मिलकर हम बिहार को आगे बढ़ाएंगे और बिहार को आगे बढ़ाने के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी की झोली में 40 का 40 सीट जीत के देने का काम करेंगे।
चलिए ठीक है, अमिताभ जी के पास भी कुछ सवाल है, अमिताभ जी पूछिए। नहीं, चंदन जी क्या बात हुई? एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि आपके नेता ने साफ कर दिया कि वो एनडीए छोड़कर जाने वाले नहीं हैं। चिराग पासवान को लेकर जो संशय बना हुआ है कि वो 5 सीट लड़ेंगे, 4 सीट लड़ेंगे, 3 सीट लड़ेंगे, तो आपके पास क्या जानकारी है? बैठक में क्या होगा वो तो बाद में निकलेगा। आपको क्या लगता है कि आपसे सीटें कम करके उन्हें दी जाएंगी? नहीं, देखिए, हमारी जो जानकारी है कि चिराग पासवान जी ने एक प्रेशर डेवलप करने का प्रयास किया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने ये सिरे से खारिज कर दिया। हाजीपुर मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि हाजीपुर हमारे नेता आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी लड़ेंगे। समस्तीपुर से हमारे नेता आदरणीय प्रिंस पासवान जी लड़ेंगे। नवादा से हमारे सांसद आदरणीय चंदन सिंह जी लड़ेंगे और खगड़िया आदरणीय महबूब अली कैसर जी लड़ेंगे। 4 सांसद हमारे साथ में हैं, फिजिकल हैं, और चारों सांसदों का हमारा टिकट नहीं कटने जा रहा है। मैं आपको इस पर दावे के साथ कहता हूं। बीना देवी जी हमारे साथ नहीं है, जमुई से चिराग पासवान अलग हैं। 2 सीट पर अगर चुनाव लड़ते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन चिराग पासवान का कल का जो भाषण है वो बहुत कुछ बताता है। अगर भारतीय जनता पार्टी में जो बहुत सारे नेशनल चैनलों में एक खबर चला, अगर चिराग पासवान को 5 और 1 का फार्मूला अगर मिल गया होता तो वैशाली की सभा में वो इतना तीखा हमला बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार पर नहीं करते, और माननीय प्रधानमंत्री के नाम लेने से भी परहेज उन्होंने किया। यह बहुत बड़ा संकेत है और इस संकेत समझने की जरूरत है। चिराग पासवान आने वाले समय में बिहार की 23 सीट पर अपना प्रत्याशी खड़ा करेंगे। आप देख लीजिएगा, 14 तारीख को अनाउंस होगा और चिराग पासवान इस गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर और एनडीए को छोड़कर वो बाहर निकलेंगे। राष्ट्रीय जनता दल से उनकी बात हो रही है, जैसा कि ये भी खबर मीडिया में चल रहा है कि 8 सीट बिहार में, 2 सीट कहां। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो जरूर चिंगारी है जिससे धुआं निकल रहा है। तो चिराग पासवान की मंशा समझा जा सकता है कि अब वह दबाव इतना बढ़ाना चाहते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भी वो मानने पर मजबूर हो जाएं। लेकिन हमको पूर्ण यकीन है कि एनडीए किसी भी गलत दबाव में झुकने वाली नहीं है। जिसका जो सीट बनता है उसको मिलना चाहिए। गठबंधन में यही ना है, सीटिंग गेटिंग गो का फार्मूला यही ना कहता है कि जिसका जितना दावा बनता है उसको ईमानदारी से उतना दिया जाए। अब गठबंधन में कुछ दल आए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसमें जुड़े हुए हैं, तो बड़े दल हैं। अगर समेटना चाहेंगे तो सबका मान और सम्मान बच जाएगा। बाकी तो अब 14 तारीख को अब कहा जाए कि क्या होने वाला है, हम कुछ दावा करें, कोई साथी कुछ दावा करें, लेकिन 14 तारीख को ये पत्ता खुल जाएगा और सभी सीटों पर फैसला। चूंकि मुख्यमंत्री जी भी दिल्ली आ चुके हैं और हमको लगता है कि इसमें नहीं, फाइनल ये सवाल ही मैं करने वाला था कि मुख्यमंत्री दिल्ली लौट आए हैं और बीजेपी फाइनल डिसीजन लेने के पहले नीतीश कुमार से चर्चा करना चाहती है, और फाइनल टच देने की जो बात आप कर रहे हैं वो फाइनल टच नीतीश कुमार के आने के बाद मिल जाएगा। तो क्या नीतीश कुमार जो चिराग पासवान की जो समझौते हैं, जो उनका जो डिमांड है, उसमें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की भूमिका थी कि एक बार उनसे भी राय मशविरा लेना चाह रही है बीजेपी? देखिए, कल रात में मेरे जो सूत्र बता रहे हैं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी ने चिराग पासवान के दिए हुए भाषण का वीडियो रिकॉर्डिंग भी मंगाया सुनने के लिए कि क्या उन्होंने कहा है। अब इस पर आदरणीय नीतीश कुमार जी क्या फैसला लेते हैं कि गठबंधन में आप हैं, एक तरफ आप माननीय प्रधानमंत्री जी का पांव छूते हैं, दूसरे तरफ उनसे उनका नाम लेने से भी बचते हैं, और नीतीश कुमार जी का जो विरोध का झुंझुना आपने पकड़ा हुआ था, कहीं ना कहीं उसको भी आप हवा देने का प्रयास करते हैं। तो इसको कहा जाता है कि गुड़ भी खाएंगे और गुलगुले से भी परहेज करेंगे। ये तो नहीं चलेगा। आप या तो एक तरफ रहिए। देखिए, एक एक मैंने अभी जिक्र किया कि 3 मार्च को राष्ट्रीय जनता दल या महागठबंधन या इंडिया गठबंधन की जो रैली हुई गांधी मैदान में, और माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में जो भी कहा गया, तो भारतीय जनता पार्टी के जो भी सहयोगी बिहार में हैं, सबने अपने अपने स्तर से उसका खंडन किया, उसका विरोध जताया। लेकिन चिराग पासवान की पार्टी इकलौती पार्टी है जिसने राष्ट्रीय जनता दल को साधुवाद दिया कि आपने हमें 8 सीट और 10 सीट का ऑफर किया है, और माननीय प्रधानमंत्री की जो सीटाकशी की गई उसको सिरे से एकदम वो लोग इनकार कर दिया कि ऐसा कोई विषय भी है।
तो दोनों तरफ उनका है कि एक तरफ अगर हमारे मन के हिसाब से सीटें नहीं मिलती हैं तो तेजस्वी प्रसाद यादव का तो ऑफर खुला ही हुआ है। और हमको लगता है कि 14 तारीख को आप देख लीजिएगा कि जमुई और वैशाली, बहुत हुआ तो वैशाली 2 सीट सिर्फ चिराग पासवान को मिलेगा, 4 सीट हमको मिलेगा। जी 4 सीट जो आपको मिलेगा, तो आप जब 2019 के फार्मूले की बात कर रहे हैं तो उस समय एलजेपी एक थी, अलग अलग नहीं हुई थी। उस समय आपने 6 सीट जीतने का काम किया था, लेकिन अभी जो स्थिति बदली हुई परिस्थितियां हैं उसमें आपकी पार्टी भी 2 धड़े में हो चुकी है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि आप दोनों को 3-3 सीट भी मिले। देखिए अब तो वो तो लिस्ट निकल जाएगा तब, लेकिन एक चीज आप देखिए कि 2020 के बाद जब पार्टी का विभाजन हुआ, परिवार का विभाजन हुआ, सभी सांसदों ने एक मत होकर लोकसभा अध्यक्ष के पास गुहार लगाकर नेता सदन के पद से चिराग पासवान को हटा दिया। आप ये क्यों नहीं समझते हैं कि जब बिहार में राष्ट्रीय जनता दल इतनी बड़ी पार्टी हो के इनके विधायक टूट सकते हैं, कांग्रेस के विधायक छटक सकते हैं, तो हमारे सांसद इतने मजबूत थे कि ये नहीं टूटे। इनकी निष्ठा थी, जानते थे कि नेता सरल हैं, सौम्य स्वभाव के हैं और माननीय प्रधानमंत्री के काफी नजदीक हैं। तो और चिराग पासवान के साथ तो एक विधायक भी थे राजकुमार सिंह, वो क्यों नहीं रह गए? इनका जो महत्वाकांक्षा है, एरोगेंस है, ये हर कोई बर्दाश्त नहीं कर लेगा। आप पटना एयरपोर्ट से आप हेलीकॉप्टर से हाथ हिलाते हुए वैशाली में एक जो एक जलवा बिखेरना चाहते हैं, वो सबको ही जानता है कि क्या आप एक हफ्ते के अंदर में आप समझ लीजिए कि सभा को किया गया और समय, टाइमिंग, हर चीज दबाव डालने के लिए। ऐसा नहीं है, सारा नेटवर्क है केंद्र सरकार के पास जो कि पल पल की जानकारी दे रही है। चिराग पासवान ने क्या क्या कहा है वो सबके पास है। तो मंशा क्या है कि वोट बैंक हमारे पास है। बार बार इनको मौका बिहार की जनता ने दिया है कि इनकी जमानत जब्त हुई है, तो किसके पास वोट बैंक है वो समय आने पर बता दिया जाएगा। हमारे साथ सांसद हैं, फिजिकल मौजूद हैं, हमारा हक बनता है और हम ही को मिलेगा, ये हमको पूर्ण यकीन है। अमिताभ जी, ये प्रमोद जी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, बोलिए प्रमोद जी। अभी राकेश पौदार जी बोल रहे थे कि जेपी आंदोलन कांग्रेस के खिलाफ था, तो जेपी आंदोलन व्यवस्था परिवर्तन के लिए था, कांग्रेस के खिलाफ या किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं था। आज वही समस्या पूरे देश में है। आज अघोषित आपातकाल की स्थिति बनी हुई है। केंद्र सरकार की तमाम एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है विपक्ष की ताकत को दबाने के लिए। कई बार ऐसा आया है कि मीडिया पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। तो आज जो देश की स्थिति है, खास करके महंगाई, बेरोजगारी, इन सब मुद्दों को लेकर के जो उस समय मुद्दा था, आज जो केंद्र में सरकार है उस सरकार के खिलाफ ये जो महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, तो ये जो जन समस्याएं हैं इसी के लिए आज जैसे व्यवस्था परिवर्तन के लिए ही लड़ाई लड़ी जा रही है। आज भी वही समस्या बरकरार है। उस व्यवस्था परिवर्तन के लिए आज हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार में ध्वज को लेकर के आगे बढ़े हैं। और अभी कह रहे थे चंदन जी कि 3 मार्च को जो जन विश्वास महारैली हुआ उसमें बोला गया, 2 मार्च को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब आप परिवारवाद पे हमला करते हैं, बोलते हैं, तो उसका जवाब क्या राष्ट्रीय जनता दल नहीं देगा? राष्ट्रीय जनता दल ने सिर्फ जवाब देने का काम किया है। आप गुड़ खाइए और गुलगुल्ला से परहेज करिए। आपके भीतर भी तो परिवारवाद नीचे से ऊपर तक है। आप पहले परिवारवाद पर रोक लगाइए। अपने घर में आप जो राजनीतिक जो परिवार है उनके बच्चों को टिकट देना बंद करिए, तब चलिए आप ठीक है दूसरे पर आरोप लगाइएगा। समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। दरअसल अब एनडीए में भी सीटों को लेकर घमासान जारी है, क्योंकि चिराग पासवान 6 सीटों की मांग कर रहे हैं। हालांकि इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी उन्हें 5 सीट दे सकती है, लेकिन इन सब के बीच ये भी सवाल उठता है कि अगर बीजेपी चिराग पासवान को 5 सीटें देगी तो क्या चाचा पशुपति पारस के पाले में 1 सीट जाएगी, तो वो इससे कैसे सहमत होंगे? तो इन सब के बीच अब फैसला इस पर टिका है कि जब एनडीए में सीटों का मसला हल हो जाएगा तब ये देखा जाएगा कि एनडीए
में से कितनी सीटें किसको मिलती। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए News 24 बिहार झारखंड।